वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो भारत की नागरिकता है अर्थात इंडियन सिटीजनशिप उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया, अर्थात भारतीय नागरिकता के बारे में। अब हम लोग भारतीय नागरिकता को जो वर्णन है वह भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन है। अब हम लोग देखते हैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, याद रखेंगे, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो इसी फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझें कि यह जो फंडामेंटल राइट है, यह फंडामेंटल राइट किस भाग में है। तो भाग की बात की जाए तो यह भाग 3 में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, कितने अनुच्छेद में? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में हमारे फंडामेंटल राइट का वर्णन है, मौलिक अधिकार का वर्णन है, याद रखेंगे। अब पूछा जाएगा इसे कहाँ से लिया गया, तो मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया? तो मूल अधिकार को लिया गया है अमेरिका से। तो पहला फैक्ट, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से, याद रखेंगे। अमेरिका से और कौन सी चीज़ें ले गए हैं? तो न्यायपालिका संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित कर्तव्य, ये सभी भी अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखेंगे। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। तो मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। मूल अधिकार को, याद रखेंगे, मूल अधिकार को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है तो उसी के आधार पर कई सारी चीज़ों का वर्णन है इस भारतीय संविधान में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहीं से भारतीय संविधान को एक नई दिशा की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है, याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? उससे पहले एक बात याद रखेंगे कि मूल अधिकार जो है, अर्थात मौलिक अधिकार अस्थायी है। अस्थायी है, इसका मतलब क्या है कि इसे संसद के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है कानून बनाकर, अर्थात इसे विशेष बहुमत के द्वारा, अर्थात संसद विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा
विशेष बहुमत के द्वारा अध्यादेश लाकर अध्यादेश लाकर क्या कर सकता है? तो परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। बशर्ते कि इसकी मूल ढांचा में परिवर्तन न हो, इसकी मूल ढांचा में परिवर्तन न हो, परिवर्तन न हो। तो मूल अधिकार कभी भी अस्थाई नहीं होता, यह अस्थाई होता है। अर्थात इसके मूल ढांचा इसे परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? संसद के द्वारा। लेकिन संसद भी अगर परिवर्तित करेगी तो इसका जो ओरिजिनल ढांचा है, ओरिजिनल जो प्रारूप है, मूल ढांचा है, इसे क्या कर सकता है? तो संसद उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। याद रखेंगे, संसद इसके मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन संसद इसके लिए कोई कानून बना सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह अस्थाई नहीं है और अस्थाई है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे सुरक्षा प्रदान की गई है, किसे? तो मूल अधिकार को मूल अधिकार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। अर्थात यदि कोई मूल अधिकार में परिवर्तन करता है या मूल अधिकार का हनन करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकता है। यहाँ तक कि संसद के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है यदि इस मूल अधिकार के जो वास्तविक ढांचे हैं उनमें कोई परिवर्तन करता है, उसका कोई हनन करता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, मूल अधिकार को किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यदि बात की जाए कि किसके तहत यह सुरक्षा प्रदान की जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत, किस कानून के तहत, तो हम लोग आगे देखेंगे आर्टिकल 32 के बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में, जो कि संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार को परिवर्तित करने का अधिकार किसे है? तो संसद के पास है। लेकिन अगर वह संसद परिवर्तित करता है इसके मूल अधिकार में, तो
परिवर्तन के दौरान इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल ढांचा है उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और यदि किसी प्रकार की मूल अधिकार में हनन होती है, परिवर्तन होती है, जो इसके ढांचे में बिल्कुल परिवर्तन से अलग हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उसे सुरक्षा प्रदान की गई है। अर्थात वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध संज्ञान ले सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार को उच्चतम के न्यायालय के द्वारा अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार का जो प्रारूप है, इसके प्रारूप का निर्माण किसने किया? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जाहिर सी बात है, इसके प्रारूप का निर्माण किसने किया होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये सवाल पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकार के प्रारूप का निर्माण किया था। अब हम लोग देखें कि संविधान संशोधन द्वारा पहले प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। याद रखेंगे, प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। तो प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अनुच्छेद 19F बाद में अनुच्छेद 19F के तहत आने वाले 19F के तहत आने वाले संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो बाद में जो संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 19F में आता था, तो उसे हटा दिया गया और उसे कहाँ पे डाल दिया गया? तो अब मूल कर्तव्य में डाल दिया गया और इसे मूल कर्तव्य में डाल दिया गया। हम लोग आगे देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को, मूल कर्तव्य को, तो मूल कर्तव्य में डाल दिया गया। याद रखेंगे। तो यह पूछा जाता है कि प्रारंभ में जो फंडामेंटल राइट्स थे उनकी संख्या कितनी थी? तो 7 थी, जो वर्तमान में 6 रह गई है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसे कहाँ पे डाल दिया गया? तो मौलिक कर्तव्य में डाल दिया गया। याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य में डाल दिया गया, जो कि अनुच्छेद 19F में था। उस संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ पे डाल दिया गया? तो मूल कर्तव्य में। हम लोग आगे देखेंगे मूल कर्तव्य 51 का, तो इन सब को हम लोग आगे देखेंगे। तो कौन कौन से पहले थे?
और कौन कौन से हटा दिए गए। तो सबसे पहले समता का अधिकार। तो कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में बात की जाए तो वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन, सातों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी अर्थात समता का अधिकार या समानता का अधिकार, याद रखेंगे। इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो आर्टिकल की बात की जाए तो इसे अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। 14 से 18 में। तो यह पूछे जाते हैं कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो आर्टिकल 14 to 18, 14 से लेकर 18 में। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो इसे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में रखा गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में। तो समता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 से 18 में, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में। उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो इसे अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में रखा गया है। 23 से लेकर 24 में। तो याद रखेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में रखा गया है, याद रखेंगे। इसके बाद चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट रिलीजन। अगेंस्ट रिलीजन। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल की बात की जाए तो अनुच्छेद
25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक। उसके बाद पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अर्थात राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अर्थात राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो किस अनुच्छेद में है, तो इसे अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया है, 29 से 30। और अगला है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो इसे बाहर कर दिया गया है, जिसे पहले आर्टिकल 30 में रखा गया था। याद रखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी, तो एक तो इसे 19F में रखा गया था और उसके बाद इसमें आर्टिकल 30 में भी रखा गया था। आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में तो इसे वहाँ से भी बाहर कर दिया गया और मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में रख दिया गया। तो आर्टिकल 30 से भी बाहर कर दिया गया और अनुच्छेद 19F से भी बाहर कर दिया गया। और इस कहाँ पे रख दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया, किसमें, इसे मौलिक कर्तव्य में रख दिया गया, अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। अब इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और इसे कहाँ पे डाल दिया गया, तो यह संपत्ति का अधिकार हो गया। यह चला गया मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य में। याद रखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे इसे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं और इसे कहाँ से लिया गया और इसे कब हटाया गया, किस संशोधन के तहत। सातवां जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यहीं से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया है। इसी कारण इसे मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यही मौलिक अधिकार जो है पूरे संविधान का जो मूल ढांचा है वह हनन होने नहीं देता। आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो इसी अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडियल। याद रखेंगे, इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में इसे रखा गया है, अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियल। तो इस प्रकार हमारे जो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में रह गए हैं, तो वर्तमान में अब कितने रह गए हैं मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार। याद रखेंगे कौन कौन, समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में रखा गया। स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे अनुच्छेद 23 से 24 में रखा गया। धर्म के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट रिलीजन, जिसे अनुच्छेद
25 से 28 में रखा गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अर्थात राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, जिसे अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया। और संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया और उसे मौलिक कर्तव्य में रखा गया, जो पहले आर्टिकल 31 में था। और जो छठा वर्तमान में यह जो मूल अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडियल, जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो पहले 7 थे, और जिसमें संवैधानिक यह जो संपत्ति का अधिकार है उसे बाहर कर दिया गया। तो सबसे पहले मांग अगर पूछा जाए कि सबसे पहले मांग किसने की थी, मूल अधिकार की सबसे पहले मांग, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकार की सबसे पहले मांग किसने की थी, तो सबसे पहले मांग की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो पूछा जाएगा कि मूल अधिकार की सबसे पहले मांग किसने की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे और ये उप मुख्यमंत्री भी थे। याद रखेंगे कहाँ के थे, तो गुजरात के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, ये गृह मंत्री भी थे, तो इन्होंने ही सबसे पहले मूल अधिकार की मांग की थी। किस अधिवेशन में, तो 1931 के अधिवेशन में। याद रखेंगे 1931 के कराची के अधिवेशन में, 1931 के कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारे पढ़ेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने सारे अधिवेशन हुए। तो 1931 का जो कराची का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें अध्यक्षता की थी किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से भी। तो उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो उसी अधिवेशन में सबसे पहले इन्होंने क्या मांग की थी, तो भारतीय संविधान के लिए मूल अधिकार की मांग की थी। अधिवेशन में याद रखेंगे, अधिवेशन में। और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके संकल्प को घोषणा पत्र में स्थान भी दे दिया। याद रखेंगे। और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके संकल्प को अपने घोषणा पत्र में भी स्थान दे दिया। अपने घोषणा पत्र में भी स्थान दे दिया। याद रखेंगे। तो मूल अधिकार की सबसे पहले मांग किसने की थी, भारत के पहले जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उस अधिवेशन में इन्होंने सबसे पहले इस फंडामेंटल राइट की मांग की थी, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संकल्प पत्र में घोषणा पत्र के रूप में शामिल कर लिया गया। याद रखेंगे कि अपने संकल्प में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
दैनिक अधिकारों से संबंधित, जो दैनिक अधिकार से संबंधित है, तो दैनिक अधिकारों से संबंधित दैनिक अधिकारों से संबंधित दैनिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 अर्थात क्या, मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की जन्मदाता, मूल अधिकारों की जन्मदाता, मूल अधिकारों की जन्मदाता एवं भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाएगा कि मूल अधिकारों की जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को, एवं इसे का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अर्थात मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा, जो अभी हमने इसे बता दिया है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था की गई है यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति, हम लोग आगे देखेंगे आर्टिकल 352 के बारे में। राष्ट्रीय आपात की स्थिति कि राष्ट्रीय आपात, उसके बाद जो राष्ट्रपति के द्वारा 352, 356 और 360 ये जो लगाए जाते हैं संविधान के संशोधन के द्वारा, तो ये सभी आपात स्थिति में लगाए जाते हैं। तो इन सभी संविधान के अनुच्छेदों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति अर्थात आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के समय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर के अधिकारों को छोड़कर तो कौन कौन है हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, तो कौन कौन है, तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, तो इन्हें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार कहे जाते हैं। तो जब भारत में आपातकाल की स्थिति आती है तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत, 352 के तहत, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, कि अनुच्छेद 352 के तहत 3 अनुच्छेद जिसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे
19, 20 और 21। 19 जिसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है, 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 21 निजता का अधिकार। तो ये सभी जो है हमारे क्या हो जाते हैं, तो इन अधिकारों को छोड़कर बाकी जितने सारे हमारे अनुच्छेद हैं वे सभी निलंबित हो जाते हैं, याद रखेंगे। तो को छोड़कर बाकी अन्य सभी मूल अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। निलंबित या निरस्त किया जा सकता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आएगी तो उसमें 3 अनुच्छेद को हटा दिया जाएगा। कौन कौन? एक तो अनुच्छेद 19, एक 20 और एक 21, क्योंकि इन तीनों अनुच्छेद को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। लेकिन जब बाहरी आक्रमण होगा, जब बाहरी आक्रमण होगा तो केवल अनुच्छेद 20 और 21 निरस्त होंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20, 21, 19, 20 और 21, जबकि बाहरी आक्रमण के समय अनुच्छेद 20 और 21 दो को ही निरस्त किया जाएगा। याद रखेंगे किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि अनुच्छेद 352 लगाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। अब देखिए कि कुछ विशेष मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कुछ विशेष मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और ये विदेशियों पर लागू नहीं होता। तो कौन कौन अनुच्छेद जो कि केवल इन्हें विशेष अधिकार कहा जाता है और इन पर केवल भारतीय नागरिकों का ही अधिकार होता है, इन मौलिक अधिकार पर विदेशियों का इन पर कोई अधिकार नहीं होता है, उन पर यह लागू नहीं होता। कौन कौन है? तो अनुच्छेद
15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 अनुच्छेद हैं, इन पर केवल भारतीय नागरिकों का ही अधिकार है, अर्थात ये पांचों केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, इन पर विदेशियों का कोई अधिकार नहीं है। याद रखेंगे, एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अगर भारतीय संविधान के मूल अधिकार में कोई परिवर्तन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है कि अगर भारतीय संविधान के, हम लोग आगे भी इसे पढ़ेंगे कि अगर भारतीय संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन होता है, मूल ढांचा में परिवर्तन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, याचिका दायर की जा सकती है। जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसे। अब हम लोग देखते हैं कि जो परिवर्तित किया गया ये संपत्ति के अधिकार को, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। याद रखेंगे, तो संपत्ति का अधिकार इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य में। संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। कहाँ पे? मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के तहत इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसे मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया गया? मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। याद रखेंगे। तो वर्तमान में इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है।
300 क के अंतर्गत रखा गया है। और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार जो है वह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। कब? 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसे मौलिक कर्तव्य में डाल दिया गया और उसके बाद उसे अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया और उसके बाद उसे क्या बना दिया गया? तो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कई बार पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? तो कानूनी अधिकार है। याद रखेंगे, यह मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है। जो पहले अनुच्छेद 31 में और 19 ख में था, तो वहाँ से हटाकर 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत कहाँ पे डाल दिया गया? तो 300 क में। याद रखेंगे। और वर्तमान में इसे हटाने के बाद जो फंडामेंटल राइट है उसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 6 रह गई है, जो संपत्ति के अधिकार के दौरान प्रारंभ में 7 थी। याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा मौलिक अधिकार का कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आगे हम लोग मौलिक अधिकार के सभी जितने सारे आर्टिकल्स हैं बारी बारी से चर्चा देखेंगे और इसके अंतर्गत जितने सारे घटनाएं घटी, जितने सारे हमारे केस बने, बहुत सारे केस इंपॉर्टेंट आएंगे, तो बहुत सारे फैक्टों को हम लोग देखेंगे और पूरा डिटेल में इसे समाप्त करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और एक बात याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इंडियन पॉलिटी, तो बार बार इसे रिपीट करके सुनते रहें और देखते रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।